अ, नमस्कार। नमस्कार। या सो आज हमें एक बहुत ही स्पेशल ऐसे इंसान मिले हैं जिनका समाज में या इवन रिसर्च में बहुत सारा नाम है। ये जो है डॉक्टर काले सर हैं। वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में पढ़ाते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेती हूँ और उनको ही ज़्यादा टाइम दे के उनको बोलती हूँ कि वो अपने बारे में और इन जनरल उनका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है रिसर्च के फील्ड में या फिर सामाजिक कार्य में है, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। सर थैंक यू। आप हमें आपका टाइम दे रहे हैं और इंटरव्यू के लिए। तो आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हिमांगी जी। आपका जो ये उपक्रम है, बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है और मैं तहे दिल से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो इसीलिए कि आप समाज परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए जो भी आप प्रयास ले रही हैं, वो बिल्कुल ज़रूरी है और आज की समय में जो युवाओं के लिए एक मैसेज जाना और एक परिवर्तन का एक माध्यम बनाना उनको, ये सबसे बड़ी हमारी ज़िम्मेदारी है। और जैसे आपने बताया मेरे बारे में, तो मेरा नाम है प्राध्यापक डॉक्टर संपत काले। मैं अभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस तुलजापुर कैंपस में पढ़ाता हूँ। वैसे मेरी शिक्षा और तालीम समाजशास्त्र में हुई है, पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने की है और उसके साथ-साथ मैंने करीबन 15 साल डायरेक्टली फील्ड और कम्युनिटी के साथ में, समुदाय के साथ में समाज परिवर्तन के लिए अपना बहुत ही कीमती समय उस समय का मैंने देने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा मैंने बड़ा कोई काम नहीं किया है, लेकिन मेरा एक प्रयास रहा है कि हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। क्योंकि सरकार हमारे लिए बहुत सारी सेवाएँ उपलब्ध कराती है। हमारा शिक्षा के लिए अवसर हमारे लिए पैदा करती है और उससे हमें समाज में सबको एक देखने का नज़रिया भी सरकार की ओर से मिलता है या लोगों के परिवर्तन की ओर से मिलता है। तो जैसे आपने कहा कि हम जो यहाँ टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था तुलजापुर में है और पिछले 30 साल से हमारा ये प्रयास रहा है और जी उसमें सर। से करीबन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं 15 साल से इस कैंपस से जुड़ा हुआ हूँ, 13 साल से तो मैं डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ और ख़ास करके बच्चों के साथ में, छात्रों के साथ में, छात्र एवं छात्राओं के साथ में कि हम वो एक समाज परिवर्तन का माध्यम बने और इसलिए हम मूलभूत मुद्दों पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँगा शिक्षा, क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट और एजुकेशन के बिना हम लोग समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते, इसमें मेरा पूरा भरोसा है। जैसे कि आप देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, जी अगर उन्होंने हमें ये अवसर नहीं दिया होता, हमारा संविधान नहीं बनाया होता, चाहे ज्योतिराव फुले जी का उदाहरण लीजिए जी या फिर मार्क्स का उदाहरण लीजिए, कई सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत-बहुत बुनियादी काम किया है या फिर जैसे भारत में भी कोठारी कमीशन जैसे उन्होंने शिक्षा तो शिक्षा एक समाज परिवर्तन का एक माध्यम है ऐसा मानता हूँ। शिक्षा के साथ-साथ समाज में हमें जो चीज़ें हो रही है, उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहे हैं, चाहे वो सरकार की नीतियाँ क्यों ना हो, जैसे नीतियाँ आती हैं, तो नीतियों के बारे में भी हमारा एक अध्ययन होना चाहिए और नीतियाँ और शिक्षा इन दोनों को हमें एक साथ देखने की भी ज़रूरत है। वो इसलिए कि अगर शिक्षा से समाज परिवर्तन हम मान रहे हैं, तो क्या हमारी नीतियाँ जो है वो सही मायने में लोगों के विकास के लिए, परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए पर्याप्त मात्रा में हम्म, अवेलेबल है क्या? हम्म, यदि है, तो वो क्या-क्या है? किस तरीके से हम उनका क्रियान्वयन हो रहा है? तो हम्म, उसमें संशोधन करना, अनुसंधान करना, ये सबकी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। तो मैंने पहला कदम बताया कि भई शिक्षा, ये बहुत ही अहम है और सब जी समाज के तबकों के लिए वो मिलनी चाहिए। वो मतलब जैसे हमारे पास अभी शिक्षा नीति आई है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, 2020 की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ निजी मतलब करण बहुत बड़े हम्म, पैमाने पे हो रहा है और हम्म, ख़ास करके जो भूमंडलीकरण का दौर है, हम्म, जिसको वैश्वीकरण का दौर कहा जाता है हम्म, 1991 के बाद वाला, हम्म, तो उसमें कई सारी चीज़ें में बदलाव आ चुका है। हम्म, और मुझे लगता है कि ये बदलाव एक समाज को कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को आगे लेके आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें पीछे छूट भी रही हैं। हम्म, तो उसमें एक संशोधन होना, अनुसंधान करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तीसरी बात ये हो सकती है कि क्या हम शिक्षा के अवसर पैदा करने के बाद, संशोधन करने के बाद, उससे कुछ सीख लेके क्या हम समुदाय शिक्षण या समाज में बदलाव, एक परिवर्तन कर हम्म, रहे हैं क्या? हम्म, और यदि कर रहे हैं तो क्या उसके नतीजे कहाँ तक आ रहे हैं?
क्या मतलब हमारे समाज में ऐसी विकास की परिभाषा है जिसको हम लोग आज की तादाद में विकास कह सकते हैं कि भाई सभी समाज का विकास हो रहा है उसमें? एक होलिस्टिक जिसको कहें कि एकात्मिक हो, होलिस्टिक हो, वो विकास क्या है उसके बारे में सोचना है। दूसरा उसमें एक है कि जितनी भी नीतियाँ बनी हैं उसका सही मायने में अगर क्रियान्वयन हो रहा है तो समाज के जैसे कि दलित समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, समाज है या फिर जाति व्यवस्था पे आधारित हमारी भारतीय व्यवस्था है। तो उसमें सही मायने में अभी भी उनके जीवन में जो भी मतलब अभी तक कष्ट थे या समस्याएँ थी, तो वो क्या कम हो गई है क्या? या समाज में हम सबको मतलब एक इक्वल अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर पा रहे हैं क्या? चाहे वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज़ क्यों ना हो। जैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जी गया, सर। सिंचाई के लिए पानी का हो गया, पीने के पानी की बात हो गई जी सर। या फिर हमारे जो वन नैसर्गिक संसाधन हैं जितने भी जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट बेस्ड रिसोर्सेज़ है। जी सर। तो इन सारे समाज के जीने के अवसर जो आजीविका के अवसर है, उसके लिए क्या पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, ये भी देखना हमारे काम है। और एक चीज़ है जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि भारत में कई सालों से जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी हम से मना रहे हैं और कई सारे काम आगे आ रहे हैं। तो केवल मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। लेकिन भारत में एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हम लोग सिविल सोसाइटी भी कहते हैं। मतलब नागर समाज, इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़े पैमाने पे है। जैसे कि समाज परिवर्तन का एक माध्यम करके उनकी ओर से देखना चाहिए। जैसे कि जयप्रकाश जी का जो टोटल रिवॉल्यूशन का नारा था, उससे समाज परिवर्तन। लोहिया जी का एक विचार था, तो उससे समाज में परिवर्तन किस तरीके से ला सकते हैं। और खास करके ये 1975 के बाद जो चीज़ें बदलती गई हैं, मतलब गरीबी हटाओ का जैसे नारा दिया पहली सरकार ने इस तरीके से, तो उसके बाद क्या-क्या ऐसी नीतियाँ आई हैं जिससे कि मतलब जो हाशिए के लोग हैं, समाज में निचले स्तर पे रहने वाले लोग हैं कि उनके जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाने के लिए हम सबकी भूमिका, जैसे मैं कहूँगा एकेडमिशियन की भी उतनी भूमिका है, कार्यकर्ताओं की भी भूमिका उसमें होनी चाहिए। जैसे हमारी फैमिली जैसी इंस्टीट्यूशंस है ना? अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गनाइजेशंस है, सिस्टम्स है, तो उसके ज़रिए मुझे लगता है कि वो एक परिवर्तन का माध्यम उसमें बनना चाहिए। अब मैं खास करके हम जो प्रयास कर रहे हैं टाटा इंस्टीट्यूट की ओर से, तो इसमें हम ग्रामीण विकास के पूरा जो दायरा है उसमें हम काम ये है कि हमारा कि किस तरीके से पॉलिसी एडवोकेसी कर सकते हैं। अच्छी पानी की नीति किस तरह जल नीति कैसे बन सकती है, शिक्षा की नीति के किस तरीके से हो सकता है या एग्रीकल्चर के बारे में और कैसे बदलाव उसमें आ सकते हैं या फिर फार्मर्स का इनकम बढ़ाने के लिए क्या-क्या और कौन-कौन सी चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं। या फिर जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज से उनको और ज़्यादा किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना, उसमें कौशल्य प्राप्त करना और कौशल्य के साथ-साथ ही हम लोग कम्युनिटी के साथ में अच्छा एक काम कर सकते हैं। ये हमारा एक पैतरा है, एक हमारा एक प्रयास है कि हम लोग समाज कार्यक्रम मतलब परिवर्तन का एक माध्यम बन जाए और उसमें हमारी करनी और कथनी जिसे हम लोग कहते हैं कि हम हमारा जो टाटा इंस्टीट्यूट का जो गीत है, जो सॉन्ग है हमारा, वो उसमें हमने कहा है कि शोध और शिक्षण से छेड़े मानव मूल्यों का अभियान। तो शोध और शिक्षण से क्या होता है कि मानव मूल्यों को हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा महत्व उसको देना चाहिए और उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हमारे प्रयास भी उस दिशा में होने चाहिए। जैसे कि हम लोग केवल अंग्रेजी की बात नहीं करते या केवल हिंदी की बात नहीं करते, अलग-अलग भाषाओं से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हम प्रयास करते हैं, जो लैंग्वेज से जो बच्चे आते हैं, अलग-अलग क्षेत्र से आते हैं, चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, जम्मू कश्मीर हो, हर एक क्षेत्र से बच्चे या साउथ स्टेट से वो आते हैं। तो उनका प्रयास ये है कि हम लोग सीखें और सीखने के साथ-साथ समुदाय के साथ में काम करें। बराबर। ओके, हम लोग जो क्लासरूम में क्लास की जो बात करते हैं हम लोग, मतलब क्लास मतलब वो वर्ग संघर्ष की बात नहीं कि हम लोग जो चार दीवारी में क्लासरूम में जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसको हम लोग उसका डेमोन्स्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। जी सर। तो उसको फील्ड में हम लोग कैसे लेके जा सकते हैं, समाज में क्या वो सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए पुरानी चीज़ें हो गई है कुछ चीज़ें, तो उसमें अभी तक बदलाव नहीं आया है, जी तो सर। उसको हम क्या बदल सकते हैं। फैमिली की डेफिनेशन 25 साल 50 साल पुरानी और अभी की डेफिनेशन इसमें काफ़ी बदलाव आ जी चुका सर। है ना? बराबर। या बच्चों के लिए मतलब राइट्स की बात कर रहे हैं, चाइल्ड राइट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं।
क्या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लेजिस्लेशंस या जितने कन्वेंशंस है उसको हम लोग अपनी नीतियों के ज़रिए लेके आ रहे हैं क्या? ये भी जी, देखना बहुत ज़रूरी है। या फिर जो नेचुरल रिसोर्स बेस्ड लोगों की आजीविका है, उसको किस तरीके से हम अपने पढ़ाई का भी हिस्सा बना सकते हैं। जी, क्योंकि जी, हमारा शिक्षा का जो अवसर है, वो मुझे लगता है कि हमें उसको एक एप्लीकेशन के मोड पे लेके जाना चाहिए। थियरी, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ हमें अपना कौशल्य भी बनाना चाहिए, एप्लीकेशंस भी उसके बनाने चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। बराबर है। हाँ। सर अभी यूथ के ऊपर हम हुँ, एक हम हमेशा देखते हैं कि यूथ एज़ ए सोशल चेंज एजेंट है। हुँ, तो उसको हम किस तरीके से मोल्ड करें या उसको हुँ, किस तरीके से बनाएँ कि ताकि हमारी जो नई पीढ़ियाँ है, हुँ। ये हम एक डेवलप कंट्री करके देख सकें? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने और आज की तादाद में हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। जी। और जिस देश में ख़ास करके जैसे फ्राइडे फॉर फ्यूचर्स, ओके, अच्छा, हाँ, हाँ, फ्राइडे फॉर फ्यूचर्स जैसे ये हाँ, यूरोपियन इसमें ग्रेटा थनबर्ग का एक हाँ, स्ट्रगल शुरू हुआ हाँ, है। हाँ, वो बोलती है हाँ। कि अगर मेरा ये पूरा जो विश्व है, कल के लिए मेरा ये पर्यावरण नहीं रहेगा तो मैं स्कूल जाके करूँगी क्या? बराबर, है ना? हाँ, तो किस लिए मैं स्कूल जाऊँगी? अगर मुझे ये एनवायरनमेंट बचाना है तो मुझे उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। बराबर। ये ऐसी एक आवाज़ आ रही है। दूसरा है कि अलग-अलग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हो गए, यूरोपियन हो गया, अमेरिकन, बहुत सारे अलग-अलग कंट्री में युवाओं की भूमिका बहुत ही अहम इस सारे क्षेत्र में आ रही है। और ख़ास करके जिस तरीके से मतलब हम लोगों ने ही मतलब हमारे ही मतलब इस पृथ्वी को या इस अर्थ को हमने उसको बिगाड़ा है। अगर हम गांधी जी का सपना देखेंगे, गांधी जी क्या कहते हैं कि आपके ज़रूरत के मुताबिक आप चीज़ों को उसको इस्तेमाल कीजिए, जी, नीड के हिसाब से। जी, अगर आपकी ग्रिड बन जाएगी, है ना? आप उसको तोड़-मोड़ के जितना चाहे उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने उपभोग के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से ये एक दिन खत्म होने वाला जी, जी, है। तो वो जो एटीट्यूड है, वो हमें कम करना चाहिए। तो हमारा पर्सपेक्टिव जो है, हमारा दृष्टिकोण जो है, वो होना चाहिए कि मुझे एक चीज़ नहीं 4 चीज़ें और 4 चीज़ें मतलब उससे करेंगे क्या? बराबर, हमारी जो नीड है, उसको भी किस तरीके से हम कम कर सकते हैं और बराबर। पर्यावरण के मुताबिक उसको हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। जी, जैसे मैं पर्यावरण की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें कि ठीक है ना कि आजकल मतलब कार्बन फुटप्रिंट्स की बात हो रही जी, है ना? ग्लोबल एनवायरनमेंट्स में बहुत सारी चीज़ों पे हो रही है। लेकिन हमें ख़ास करके जैसे कि मतलब केवल 11वीं-12वीं तक एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने से पर्यावरण की समझ हमारे समाज में नहीं फैलने वाली है। हाँ, तो मुझे लगता है कि उसके लिए स्कूल से लेके वो एक हैबिट बननी चाहिए। जी, शुरुआत से लेके उसके ऊपर शिक्षा के अवसर से लेके जितने भी पैदा होते हैं उसमें हमें पर्यावरण के बारे में हो, हमारी जैव विविधता के बारे में हो या पूरा ग्लोबल वार्मिंग जैसे हम वातावरण बदल बोलते हैं या जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, अभी ग्लोबल वार्मिंग शब्द का इस्तेमाल करना भी कई लोग अच्छा नहीं समझते। उसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। हाँ, ओके, तो जलवायु परिवर्तन तो ठीक है, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए समझ के बाहर है कई सारी जी, चीज़ें। लेकिन उसको ये पता है कि हमारे इसमें अभी जो क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहा है, जी, क्योंकि सडनली मतलब हेल स्टॉर्म हो रहा जी, है ना? बर्फबारी हो रही है कहीं पे, जी, अनयूजुअल रेन्स हो रहे हैं, जी, बाढ़ आ रही है, जी, कई सारे लोगों के, किसानों के मतलब बहुत सारी जो खाद्य सुरक्षा है वो खतरे में आ रही है इसके ज़रिए, है ना? तो मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि किसान भाई जो बहन हमारे लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो केवल अपने लिए नहीं कर रहे, वो एक जी, नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे जी, हैं जी, और इस समाज परिवर्तन का वो एक टूल है, मैं इस तरीके से समझता हूँ। तो उसमें युवाओं की भूमिका है कि एक दिन किसान के लिए, अच्छा, है ना? हर एक महीने का एक दिन किसान के लिए तो हम साल भर में 12 दिन हमारे किसान भाई-बहनों के लिए निकाल सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं हाँ, कि क्या हम उनके साथ में संगोष्ठी कर सकते हैं, क्या समस्याएँ आ रही हैं उसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं। कोई भी आप मतलब शिक्षा पूरी करने के बाद आप आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, हुँ, ठीक है? कोई भी आप सर्विस में बन जाइए। लेकिन एक समाज के प्रति हमारा एक ज़िम्मेदारी का जो एक एहसास है, एक हमारी ज़िम्मेदारी है समाज परिवर्तन के लिए, उसके लिए हम लोग किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कई सारे राज्यों में कई सारे किसानों ने यात्राएँ निकाली है, कई सारे किसान कई जगह पे रेजिस्टेंस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारी आवाज़ कहीं से सुने, जी, ठीक है? और सरकार सुने, बाकी लोग सुने, मीडिया सुने हुँ, और उसके ऊपर कुछ तो पर्यावरण के लिए मतलब काम करें। जैसे अभी हमारे महाराष्ट्र में जैसे कई सारे इलाके अकाल से परेशान हैं। जी, कई सारे इसमें स्टेट के कई सारे इलाकों में बाढ़ आती है जी, ना? तो किसी की धान बाढ़ से चली जाती है, तो किसी का किसी खेत मतलब अकाल से उससे वो तहस-नहस हो जाता है। बराबर, तो ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक जो बदलाव है, हाँ, इसके बारे में समझ पैदा करना
ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है और ख़ास करके युवाओं के साथ में काम करना है। क्योंकि हमें फ्यूचर अगर देखना है तो इस देश का फ्यूचर हमारे युवा हैं जी, और युवाओं को ख़ास करके कौशल्य देके जैसे कि अभी हम सोच रहे हैं कि पूरा हमारे युवा किसानों के साथ में किस तरीके से संगोष्ठी करके उनसे समझ के उनके साथ काम कर काम सकते कर हैं। सकते ओके, हैं। क्योंकि जैसे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं क्या, उनके इनकम के बारे में उनकी सोच क्या है, उनको किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं, जी, या फिर उनको लिंकेजेस करने के लिए मार्केट के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, वैल्यू जी, एडिशन क्या हो सकता है। जी, कई सारे अवसर है जिसके लिए मतलब मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को एंगेज करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है हमारी सारी व्यवस्था की है, ना कि वो शिक्षा की है, इकोनॉमी की है, पॉलिटी की है और पूरी समाज की जो मतलब एक पूरी एक जो श्रृंखला है, हाँ, हाँ, उसकी सारी लोगों की ज़िम्मेदारी है। उस मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि हमारे देश के युवा या सारे पूरे विश्व के युवा अगर एक आवाज़ देंगे, एक साथ आएँगे, जी, वसुधैव कुटुंबकम की हम जो बात जी, करते हैं, जी, उसमें वही है कि हम साथ एक साथ आके हम लोगों को कि हम लोग रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, जी, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिसाइकिल कैसे कर सकते जी, हैं, बार-बार चीज़ों के लिए। मान लीजिए हम लोग कोई जीन्स पहनते हैं, तो वो क्लाइमेट के लिए क्या मतलब वो सही है क्या? जी, ये कपड़ा है, हम लोग ये खादी पहने हैं, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये महँगा है, लेकिन इससे हमारे लोगों का रोज़गार पैदा होता है, जी, वो कैसे हम लोग उसको सोच सकते हैं? तो हमारी व्यवस्था को और ज़्यादा पुख्ता बनाने के लिए और बरकरार करने के लिए हमारी व्यवस्था में क्या-क्या परिवर्तन लाने पड़ेंगे, चाहे वो हमारी छोटी-छोटी चीज़ें क्यों हों, जैसे पानी के लिए हो या फिर हम लोग जो बहुत सारी चीज़ें मतलब वेस्ट करते हैं, हुँ, उसको कम कैसे कर सकते हैं? जी, तो मतलब अगर पेपर का इस्तेमाल कम हो तो निश्चित रूप से पेड़-पौधों को काटने का काम कम हो जाएगा, है ना? हुँ, तो नेचुरल रिसोर्सेज़ है उसको हम लोग और कंटामिनेटेड नहीं करेंगे, जी, उसमें पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो शायद उसमें जो खर्चा हो रहा है उसको हम कर सकते हैं, है जी, ना? और जो मतलब है कि आज की तादाद में जितना हो सकता है उतना कि जैसे कि हम लोग हर कोई दौड़ रहा है, हर जगह से यहाँ से वहाँ क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा हम लोग अगर लोकली हमारी चीज़ें प्रोक्योर हो सकती हैं, तो क्या हम लोग उसका जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन जो फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, जो हम लोग आज उसके ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, वो जी, कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारी रेशनिंग व्यवस्था, जी, सबकी अन्न सुरक्षा। जी, अन्न सुरक्षा के लिए क्या है कि एफसीआई से हमको सब कुछ मिल जाता है। जी, तो सेंट्रली अभी हमको उसको प्रोक्योर करना पड़ता है। बराबर, सेंट्रली प्रोक्योर ना करें, लोकली प्रोक्योर करें और लोकल तरीके से ही मतलब उनको वहाँ पे मतलब मान लीजिए कि महाराष्ट्र में ज्वार खाने की और बाजरा खाने वाले लोग हैं, तो हुँ, क्यों नहीं महाराष्ट्र में ज्वार, बाजरा और उनकी जो स्टेपल फूड है उसके मुताबिक वहाँ की फूड सिक्योरिटी बने और वहाँ पे उसका क्रियान्वयन भी हो जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए। साउथ में है तो वहाँ पे अगर वो चावल खाते हैं तो उसके हिसाब से वहाँ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे छोटे-छोटे कदम उठा के हम हुँ, लोग इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। चाहे वो शहरों की बात हो, शहरों में बड़े पैमाने पे मान लीजिए कि हफ्ते भर में हम लोग सोचेंगे कि भई हमको 2 घंटा भी अगर हम बिजली को सेव करते हैं, जी, तो निश्चित रूप से हम लोग उसको ये सारी पूर्ण परिवर्तन जो हो रहा है, उसको हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी जैसे जी, ई-व्हीकल के लिए बच्चे सारे अभी बेताब है खरीदने के लिए ओडिशा। हुँ, हुँ, लेकिन जब तक ई-व्हीकल हमारा जो चार्जिंग पॉइंट है, वो चार्जिंग पॉइंट जब तक सोलार पे नहीं जाएगा, हाँ, विंडमिल पे नहीं जाएगा, अनकन्वेंशनल जो होती है ना सारी चीज़ें, हाँ, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज पे नहीं जाएगा, तब तक तो हम उसको सपोर्ट नहीं कर पाएँगे। बराबर, क्योंकि हमारा एनर्जी का सोर्स अभी भी बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पे है और जो बराबर, एनर्जी के सोर्स बनाने के जितने भी सारे अभी तक जो भी साधन है, वो बहुत महँगे हैं अभी तक। तो हमारा फिर ई-बाइक हो, ई-कार हो, वो सारी जितने भी सपना हम लोग देख रहे हैं, ये जो खास करके मिडल क्लास और ये सारे लोग, तो वो तो वायबल नहीं होने वाला है। बराबर, तो मतलब हम बिजली अपना घर पे भी प्लग लगाएँगे तो भी मतलब उसके लिए फॉसिल फ्यूल जलाने पड़ेंगे। तो क्या हम लोग ऐसी कोई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि भई नहीं, आप लीजिए लेकिन हर एक जगह पे ये पावर स्टेशन रहेंगे कि उससे आप इससे चार्ज कर सकते हैं, बराबर, फ्री ऑफ कॉस्ट। मान लीजिए कि हमने ये सोलार पंप लगाए हैं खेतों के लिए जैसे उसमें है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो बराबर, सस्ता करें। किसान भाई सब्सिडी नहीं माँगते हैं, आप उनको एक सोलार पंप दीजिए। जैसे ट्राइबल एरिया में धुलिया डिस्ट्रिक्ट में बारीपाड़ा नाम की जगह है और चैतराम भाऊ वहाँ पे काम करते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय से मतलब उन्होंने उनको सम्मानित किया है, खास करके क्योंकि आदिवासी गाँव में, छोटे से गाँव में कि वाटर जितना भी हमको खींचना है, उसमें उन्होंने पाबंदी लगाई। बराबर, वो चाहते हैं कि 5 एचपी पंप से हमें पानी नहीं खींचना है, हम 3 एचपी से ही और जितनी लागत है, हमारा खाद्य सुरक्षा उससे मतलब मतलब शाश्वत होनी चाहिए। जी, शाश्वत क्या है आखिर? बराबर, तो शाश्वत विकास या हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, तो उसी में यही है कि हम लोग जुडिशियसली हर चीज़ों का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं
और वो सबसे बुनियादी बात है। मुझे लगता है कि युवाओं के साथ हमें ये बात करने के बाद उनको शायद समझ में आ जाएगा और उसमें काम कर सकते हैं, जी। ऐसा लगता है। मुझे जैसे मैंने आपसे थोड़ा बात किया था, तो जिस तरीके से आपने बताया कि हुँ, आपने दोनों आपके बच्चों को सरकारी स्कूलों में डाला है, ये मेरे लिए बहुत ही आइडियल जैसे इंसान हैं आप। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा आप तो कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप जैसे रोल मॉडल लोगों तक जाने चाहिए कि इतने सारे बड़े इंस्टीट्यूट के प्रोफ़ेसर, इतने बड़े सीनियर प्रोफ़ेसर होने के बावजूद भी आपने सोचा कि मेरे बच्चे नॉर्मल स्कूल में ही जाने चाहिए। तो उसके पीछे आपका क्या थॉट देखिए, प्रोसेस है? हर एक चीज़ों के पीछे कोई सोच होती है जी, और वो सोच कोई अकेले की नहीं होती है। जी। जब बच्चे हो, परिवार हो तो हमारा होता है, मियाँ-बीवी है हाँ, और मतलब उनके जो रिश्तेदार होते हैं, हाँ, जो परिजन होते हैं, हाँ, वो सबकी एक सोच उसमें होती है। हाँ, क्योंकि जैसे मेरी पढ़ाई हो गई, मैंने भी मातृभाषाओं से मतलब मराठी माध्यम से मैंने पढ़ाई की। हाँ। अंग्रेज़ी तो एक भाषा है, उसको सीख सकते हैं, जैसे हिंदी सीखते हैं, जी। हिंदी, कानड़ी जो भी है, हाँ, अलग-अलग लैंग्वेज हाँ, जिस तरीके से। तो हमने सोचा कि अगर मातृभाषाओं में शिक्षा मिली, बच्चों को मिल जाएगी, हाँ, तो एक बहुत अच्छा हो सकता है हाँ, और दोनों ने हमने सोच के हाँ। ख़ास करके मेरी वाइफ़ ने पहला कदम उठाया कि नहीं, अच्छा, हम मातृभाषाओं में बच्चों की पढ़ाई करवाएँगे। अच्छा। तो इनिशियली थोड़ा-सा मतलब शुरुआत में मैं रिलक्टेंट था, हाँ, क्योंकि मैंने सोचा कि यार उसको अंग्रेज़ी नहीं आएगी, हाँ। अच्छे स्कूल में नहीं जाएँगे, तो ये करेंगे तो बाद में होगा क्या उनका? बराबर। है ना? ये थोड़ा-सा हाँ, था। ये डर रहता है। रहता हाँ, था। लेकिन नहीं पुल हमने एक-दूसरे से बात की, कन्विंस किया एक-दूसरे को कि आप कहाँ से पढ़ के आए? उन्होंने मुझे पूछा, मैं तो बोला कि इस तरीके से। तो आप तो बन सकते हैं, कर सकते हैं, तो फिर हाँ, बच्चे क्यों नहीं बन सकते हैं? तो पुणे में जैसे कि मतलब जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल स्कूल होते हाँ, हैं, हाँ? हाँ, छोटी-छोटी जगहों पे, हाँ, तो उस स्कूल में हमने क्योंकि मेरी वाइफ़ की पढ़ाई भी वैसे ही स्कूल में रही, हाँ, जो सरकारी स्कूल द्वारा से चलती है, हाँ, उसमें हो गई। मेरी खुद की हो गई। हाँ, तो हमने सोचा कि नहीं हम कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी उसी स्कूल में दाखिला हम लोग कर सकते हैं और चाहे चाहे हम लोग प्रोफ़ेसर हो या कोई मतलब हाँ, सोशल एक्टिविस्ट हो या हाँ, कार्यकर्ता हो, हाँ, जो भी हो, हाँ, वो कोई मायने नहीं रखता है कि हम दुनिया को कहाँ से कहेंगे कि भई आप सबके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए, ये सब हाँ, करने हाँ। के लिए, कैसे मोटिवेट करेंगे? जब आप खुद ही तो नहीं खुद ही करते। नहीं करें क्योंकि हाँ, हमारी करनी-कथनी में बहुत ज़्यादा हाँ, अंतर नहीं होना चाहिए। तो मेरा बेटा दोनों बेटे मतलब हाँ, सरकारी स्कूल से जो स्पॉन्सर्ड स्कूल होती है, हाँ, हाँ, तो उसमें उन्होंने पढ़ाई की। हाँ, अभी भी मतलब वो मतलब जो सरकारी स्पॉन्सर्ड जो भी जितनी भी है गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, कॉलेज है, उसी में ही पढ़ते हैं। और एक लैंग्वेज तो उन्होंने भी क्योंकि घर में आप किस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो वो बच्चों इम्पोर्टेंट के है। लिए। चाहे हम लोग लोकसत्ता पढ़ेंगे और टाइम्स इंडिया पढ़ेंगे या हिंदू पढ़ेंगे, हाँ, है हाँ, ना? अगर हम पढ़ रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं उसको, हाँ, हाँ, तो देख वो रहे भी हैं। सीख रहे हैं। तो अंग्रेज़ी अपने आप उनकी भी डेवलप हो गई। हाँ, उनको हाँ, अलग से हमें कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, हाँ। वो भी और अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं डेली। अच्छा, पहले अखबार जब घर में आता है तो मेरा बेटा उठा के पहले पढ़ता है, हिंदू पढ़ता है या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है। अच्छा। कॉलेज में चले जाते स्कूल में चले जाते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, मतलब ये भी करते हैं। तो ये हमारा एक सोशलाइज़ेशन करके जो प्रोसेस होता है, वो एक इम्पोर्टेंट है। लेकिन सर ऐसा हुँ, रहता है ना कि सभी बच्चे हुँ, वहाँ पे आते हैं, वो बहुत ही हुँ, अच्छे घर से नहीं आते। हुँ, अच्छे मतलब जिनका फाइनेंशियल स्टेटस हुँ, या हुँ, सोशो कल्चरल स्टेटस ठीक नहीं है। हुँ, कोई स्लम से एरिया आता होगा या कोई गाँव से आता होगा, हुँ, तो हुँ, उनके माँ-पिताजी भी उतने पढ़े-लिखे नहीं रहते। तो वो और फिर आपके बच्चे हुँ, हुँ, कैसे एडजस्ट करते हुँ, हैं या हुँ, हुँ। फिर उनके साथ कैसे फ्रेंडशिप रखते हैं या कैसे हाँ, वो नहीं बहुत देखिए और हाँ, भी आपने ये थोड़ा और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। वो इसलिए कि हम लोग बच्चों को देखिए, बच्चों को क्या हम जैसे घर में हम लोग खाते हैं, हाँ, खिलाते हैं सब हाँ, कुछ वो बहुत मायने करता है। हाँ, अब जैसे कि उसके स्कूल में जो भी बच्चे आते हैं उनके जो समवयस्क जिसको हम बोलते हैं कलीग्स, फ्रेंड्स जो भी है, हाँ, तो वो भी अपने टिफ़िन में जो लाते हैं वो रोटी-सब्ज़ी लेके आते हैं। हाँ, ओके, जो घर में खाते हैं, हाँ, बराबर। जो भी नमक, मिर्ची जो जिस हाँ तरीके जी, का खाना हाँ। मिलता है उस तरीके से। देखिए उसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, हुँ, क्योंकि हम भी वही घर का जो खाना है, हुँ, रोटी-सब्ज़ी को इसी के साथ-साथ हुँ। स्कूलों में बहुत अच्छा मध्याह्न भोजन योजनाएँ प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, ओके, हाँ, तो उसमें क्या है कि दाल है, खिचड़ी है, चावल है, इस तरीके से देते हैं, कहीं एग्स भी दे देते हाँ, हैं। हाँ। तो हमने थोड़ा उनके साथ भी बातचीत किया मैनेजमेंट के साथ में कि अच्छा, देखो हाँ, तो हाँ, कि ये तो प्रोवाइड आप कर ही रहे हैं। हाँ, अगर उसमें 1 आइटम या 2 आइटम अगर दे देंगे, हाँ, थोड़ा-सा उसमें और सुधार करेंगे,
तो क्या उनको मध्याह्न भोजन में अच्छा शीरा दे सकते हैं हाँ, क्या, हाँ, पोहा हाँ। दे सकते हैं अच्छा, क्या? अच्छा, अच्छा। मतलब खिचड़ी खा-खा के बच्चे बोर हो हाँ, सकते हैं, वही वही डेली चुना कैसे थोड़ा-सा। कोई खाएगा? और कई जगहों पे खिचड़ी का वो जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं हाँ, होता है, तो हाँ, उसमें वैल्यू एडिशन किस तरीके से हाँ, कर हाँ। सकते हैं। सरकार के पास जितना पैसा है सरकार अपनी ओर से कर रही है, लेकिन समाज के एक नागरिक होने के नाते हमारा भी एक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। देखिए, ज़िम्मेवारी अलग है, कर्तव्य अलग है। ज़िम्मेवारी है तो हम आउटसोर्स कर सकते हैं, अगर हुँ। कर्तव्य है हमारा तो निश्चित रूप से हमें वो निभाना पड़ता है। तो हम उसको मन में बिठा के किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। तो चाहे वो स्कूल का मतलब मान लीजिए कि अच्छी से पुताई करनी वो स्कूल की, अच्छा, बच्चे तो जो आप हैं उसमें हाँ, उसमें भी इंटरफेयर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम अच्छा। लोग। मान लीजिए कि कुछ लोग हम लोग कर सकते हैं कि भई चंदा इकट्ठा करके अपनी स्कूल की अच्छी कर सकते हैं। स्कूलों में मतलब समर में बच्चों को परेशानी होती है, तो क्या हम एक पंखा दे सकते हैं हाँ, क्या? हाँ, हाँ। छोटी-छोटी चीज़ें हाँ, हैं हाँ, ये, हाँ, हाँ। लेकिन अगर इस तरीके से हम लोग कंट्रीब्यूट करें, हाँ, है ना? हाँ। तो अपनी सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छी बन सकती है और हमारे बच्चे कोई भी हम जाते हैं, मीटिंग में चले जाते हैं और चाहे वो महिलाएँ हों, बूढ़े हों, हाँ, सब हाँ, लोग हाँ, हाँ। मीटिंग के लिए आते हाँ, हैं हाँ। और ख़ास करके मैंने देखा कि उसमें बूढ़े लोग ख़ास करके उनको भेज देते हैं क्योंकि बहुत सारे यंग लोग हैं वो काम में रहते हैं, है ना? तो उनको हमने हाँ। कहा कि मीटिंग का आप थोड़ा टाइम चेंज कर सकते हैं क्या? ताकि हम भी उसमें पार्टिसिपेट हो पाएँ। तो मैंने कहा सैटरडे संडे हो सकता है क्या कोई इस तरीके से? अगर पेरेंट्स की मीटिंग है, हाँ, तो हम बराबर है। सैटरडे जैसे कि हम लोग यहाँ पे देहात में चले जाते हैं, स्कूल का देखते हैं हालत ये। तो हमने कई लोग हैं जिनके पास किताबें वो पढ़ चुके हैं। ओके, तो हमने कहा हम किताबें आपसे सबसे इकट्ठा करना चाहते हैं और हम स्कूल को लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। एक बार आप किताब पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए तो उसको हाँ, कितनी बार नहीं, पढ़ेंगे? नहीं, नहीं, आपकी उसकी बराबर वैल्यू है। खत्म हो गई आपके लिए। सच बात है। लेकिन छोटी-छोटी वो किताबें या बच्चों के लिए रंजक कथाएँ करने वाली हाँ, या हाँ। समाज परिवर्तन की किताबें हो या इस तरीके से, तो उसको सबको इकट्ठा करके हम जहाँ पे और जहाँ मतलब जिला परिषद स्कूल है, वहाँ पे लाइब्रेरी खड़ा कर सकते हैं। हर एक विलेज में एक लाइब्रेरी खड़ा कर सकते हैं। उसमें इक्विपमेंट्स दे सकते हैं उनके लिए, छोटे-छोटे बात बराबर है है। उसमें। तो इस तरीके से हम कंट्रीब्यूट करके भी हमारे इस स्कूलों को हो, जो भी सरकारी व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लाने के लिए भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और ख़ास करके मैं मुझे ज़िक्र करने में बहुत अच्छा हुँ, लगेगा, हुँ। जैसे पुणे में अक्षरनंदन जैसी स्कूल है। हुँ। उन्होंने 2500 किताबें उन्होंने भिजवा दी तुलजापुर के लिए। तो हमने ओह! यहाँ उसको पे? हाँ, तुलजापुर कैंपस में यहाँ पे, तो लाइब्रेरी में है, तो मैंने कहा आस-पास के गाँव के बच्चों को आइए, लाइब्रेरी किस लिए है? इस हुँ। रीजन के लिए मतलब वो लाइब्रेरी का इस्तेमाल होना चाहिए। जो बहुत आश्रम बढ़िया। स्कूल है, वहाँ पे उसको किताबें हम दे सकते हैं। और जो ज़्यादा इंटीरियर एरियाज़ में स्कूल चलाते हैं, कुछ लोग चलती है, कोई निजी स्कूल हो या जी, जी, सरकारी जी। स्कूल हो उसमें, तो उनमें इक्विपमेंट्स की थोड़ी कमी होती है। बराबर तो है। हमने सोचा कि भई उनका इक्विपमेंट क्या-क्या चाहिए? तो शुरुआत में बोले कि बच्चे हमको साइकिल के लिए इक्विपमेंट नहीं चाहिए। हाँ, ओके, तो हमने प्रयास किया कि जो टैक्स पेयर्स कुछ लोग हैं, उनको पूछा कि क्या आप दे सकते हैं? हाँ। तो मेरे फैमिली ने भी उसमें थोड़ा-सा कदम आगे 2-4 कदम उठाए, फिर मेरे वाइफ ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिया। तो फिर लोगों से पैसा मोबिलाइज़ किया और करीबन एक 2-4 डज़न साइकिल्स खरीद के ओह! उन लड़कियों को दिया जिनकी शिक्षा में बाधाएँ आने वाली थी। क्योंकि अच्छा। घर से भेजते नहीं है, बसेस चल नहीं रही थी। तो उनको साइकिल देने के बाद वो साइकिल से उनकी शिक्षा पूरी होने में उसको ज़्यादा और ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट मिल गया। बहुत बढ़िया। ऐसे छोटे-छोटे खुले। अब तीसरा हमने एक सोचा है कि देखिए बड़े-बड़े शहरों में साइकिल चलाते हैं लेकिन थोड़ी कुछ गड़बड़ होती है उसमें तो बंद पड़ जाती है, वहीं छोड़ हाँ, देते हैं। हाँ, हाँ। तो हम सोच रहे हैं कि उन सबको इकट्ठा करके हुँ, रिपेयर किया जाए अच्छे से हुँ, और जहाँ-जहाँ पब्लिक स्पॉट्स होते हैं या कैंपस होते हैं, हुँ। तो वहाँ पे हम उसको रिपेयर करके रखेंगे। ताकि वो पर्यावरण को अच्छा। भी हेल्पफुल रहेगा और आने-जाने के लिए भी सुविधा हो जाएगी। मुझे अभी भी याद है, हमारे टाटा इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व डायरेक्टर आज इस दुनिया में नहीं है, हाँ, प्रोफेसर हाँ, हाँ। परशुरामन सर। जी, जी, जी। वो इस कैंपस से उस कैंपस जाने में साइकिल पे चले जाते थे। हाँ, साइकिल में चले जाते थे। मैंने देखा है, यूरोप में लोग हाँ, हाँ, हाँ। स्टेशन से जब उतरते हैं, तो वहाँ पे साइकिल ही लगी साइकिल होती ही है। में। साइकिल कोई चोरी नहीं करता है। अगर चोरी भी हो गई तो इस्तेमाल करने के लिए चोरी होने वाली है वो। है ना? कहीं न कहीं उसका इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन हमारी सही आदत बात अलग है उस तरीके से। तो ये भी पर्यावरण को हेल्प कर सकता है हमारी ओर से, है ना? सही तो बात ऐसे छोटे-छोटे कदम से ही मतलब हम समाज परिवर्तन को एक या शिक्षा को एक माध्यम बना सकते हैं, ऐसा मुझे बहुत लगता बढ़िया, है। बहुत और वो शुरुआत हमें अपनी ओर से करनी जी, चाहिए, जी। ना कि मतलब कोई और करे। जी, हम जी। अगर शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन संभव है। ठीक जी, है? जी। इस तरीके से हमने वो कदम हाँ, उठाया और बच्चे भी खुश हैं। ऐसा उनको कभी भी नहीं लगता है कि हमारी तालीम में कुछ गड़बड़ हो गई, खर्च हुआ, नहीं हुआ इस तरीके से। शिक्षा महँगी होती जा रही है। बहुत महँगी निजीकरण है, हो रहा है बहुत सारा बहुत इसमें। महँगी।
है ना? सच बात है सर, तो सच इस बात। ऐसे दौर में निजीकरण जिस तरीके से हो रहा है बड़े इसमें, दिल्ली की शिक्षा में काफ़ी सुधार आ गया। तो मतलब हाँ, स्कूलों में कई सारे जैसे और कई सारे स्टेट्स है। केरला में हाँ, देखिए आप कई सारे स्कूल बहुत अच्छे से उसमें होते हैं। या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी उनको सपोर्ट करने में आगे आ रही बराबर। है इस तरीके से। सरकारी स्कूलों में भी ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो हमें सिर्फ 2 कदम आगे जाना है, 2 जी, कदम उठाने हैं और स्कूलों के साथ-साथ लोगों को जोड़ के, परिवार को जोड़ के और पूरी व्यवस्था को जोड़ के इस तरीके से काम करना है। ऐसा जी। लगता है मुझे। बहुत बढ़िया हाँ, मतलब हाँ। मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ आपके पर्सनैलिटी को लेके क्योंकि जिस तरीके का आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूथ के इसमें समाज परिवर्तन के इसमें और जिस तरीके का एक रोल मॉडल करके आप लोगों को पेरेंट्स को हुँ, हुँ, जो भी हाई प्रोफाइल के बोलते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं और हुँ। इसलिए हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम प्राइवेट एजुकेटेड स्कूल में यहाँ जाना चाहिए तो आप उनके लिए बहुत ही हुँ, ज्वलंत उदाहरण हो हुँ, और इसलिए मैंने सोचा कि आप ही एक इंसान हो कि जिसका एक अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं हुँ। आपका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आगे आपके कार्य के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद हेमांगी जी। आपका ये प्रयास मैंने पहले ही कहा था जैसे काबिल-ए-तारीफ़ है और आप जिन छात्रों के साथ में, जिस कम्युनिटी के साथ में जो व्यवस्था है उसको उसमें आप शेयर करने वाली हैं। तो आपका ये जो उपक्रम है ना? एक प्रोग्राम है, इसको मेरी तहे दिल से मतलब शुभकामनाएँ हैं और बहुत-बहुत ये आपका जो प्रयास है, ये मतलब आगे और भी और ज़्यादा सक्सेसफुल रहे और मिलते रहिए, लोगों से मिलते रहिए। जी सर। लोगों के पास विज़डम है। जी सर। हाँ, बहुत कुछ है। सब कुछ हमें चारदीवारी में मिलता है, ऐसी व्यवस्था से नहीं आते हम लोग। जी सर। लेकिन चारदीवारी के बाहर भी समाज परिवर्तन है, समाज में कई सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बारे में वाकिफ़ होना, उसके बारे में काम करना, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी ऐसे होनी चाहिए। जी सर। अदरवाइज़ हम लोग हमारा जो संविधान है, उसको फुलफ़िल या उसको न्याय नहीं दे पाएँगे। जी सर। क्योंकि जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसके बारे में हो या समाज में जो भी मतलब जो अनवांटेड चीज़ें हैं या एंटी सोशल चीज़ें हैं, उसको निकालने के लिए भी प्रयास होने चाहिए। चाहे वो शहरों में हो या स्लम्स में ख़ास करके, जहाँ बड़े-बड़े शहरों में स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो कैसे कम हो सकते हैं, है ना? या फिर हमारे लिए जो शिक्षा के अवसर से लेके अदर जो अवसर से सबको एक इक्वल अपॉर्च्युनिटी किस तरीके से मिल सकती है। मतलब एक इंसान के जी, नाते, जी। वो किसी को माँगने के लिए उसको बेबस होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो बुनियादी अधिकार है उसके लिए हमें अपना अधिकार करके ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो और सबको जो हमें सूचना का अधिकार मिला जी, है, जी। वो सबके लिए एक जैसा और सब जगहों पे मिलने की आवश्यकता है। जी। तभी जाके हम लोग कह सकते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, उसके लिए जो क्लाइमेट चेंज का काम हो रहा है या नेचुरल रिसोर्सेज़ को कंज़र्व करने का काम हो रहा है, जैसे कि अभी इजिप्ट में कॉन्फ्रेंस हो रहा है। जी। लास्ट लास्ट ईयर में जैसे कि ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस हो गया जी। था। भारत सरकार ने भी कई सारे वादे किए हैं। मुझे लगता है कि उन वादों को निभाना भी चाहिए जी। और जो वादा किया है वो ही निभाएँगे, तभी मतलब हमें एक स्वस्थ समाज और एक अच्छा समाज ओके, उसका हम लोग एक सपना भी देख सकते हैं। और उन सपनों को साकार करने के लिए आप जैसे और कई सारे, जी। एक हेमांगी नहीं तो कई सारे और ऐसे युवाओं में जिसमें जज़्बा है ना? बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की उम्मीद भी रखते हैं, काम करते हैं जी और सर। व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक धन्यवाद। यू थैंक यू सर। वेरी थैंक मच। यू।